के लेक्चर में हम बात करेंगे मॉर्फिन की। मॉर्फिन एक पावरफुल ड्रग है। अगर मॉर्फिन की प्रॉपर्टीज़ की बात की जाए तो मॉर्फिन इज़ अ लेवोरोटेटरी और डेक्सरोटेटरी के बारे में मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। मॉर्फिन जो है ये वाटर में इनसॉल्युबल होती है, जबकि ये स्प्रिंगली सॉल्युबल होती है इथानॉल और क्लोरोफॉर्म में। मॉर्फिन इज़ अ प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल इन ईथर एंड बेंजीन। ये इनसॉल्युबल होती है ईथर और बेंजीन में। इट कंटेन्स 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स, वन इज़ अ फिनोलिक एट C3 gives a soluble phenate with alkali and the other is a alcoholic at C6। अब यहाँ पे बताया हुआ है कि ये इसका स्ट्रक्चर है, इसमें दो जो है वो OH ग्रुप्स हैं, ठीक है। एक यहाँ पे OH ग्रुप होता है और एक यहाँ पे होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे OR जो है इसमें बताया हुआ है कि R जो है एक फंक्शनल ग्रुप है। यहाँ पे मॉर्फिन भी आ सकता है या यहाँ पे कोडीन ड्रग भी आ सकती है। मॉर्फिन होगा तो H होगा, कोडीन होगा तो यहाँ पे CH3 होगा। क्योंकि हम मॉर्फिन की बात करें तो यहाँ पे हम OH लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसका पूरा स्ट्रक्चर है। यहाँ पे इसके जो है ये रिंग्स बने हुए जो आपस में फ्यूज्ड हुए हैं। ये A रिंग है, ये B है, ये इसका C रिंग है, ये इसका D और ये इसका E रिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो 5 रिंग स्ट्रक्चर है ये आपस में फ्यूज्ड हुए हैं। इसमें 2 OH ग्रुप्स हैं, वन जो है वो फिनोलिक है, एक जो है वो फिनोलिक है। और जो फिनोलिक है यहाँ पे ये कार्बन नंबर 3 पे फिनोलिक है, दूसरा ये कार्बन नंबर 6 है, ठीक है। कार्बन नंबर 6 जो है ये क्या है, ये इसके अल्कोहलिक है। एक फिनोलिक है और दूसरा अल्कोहलिक है। अब ये इस तरह आपने स्ट्रक्चर याद रखना है, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे आगे बताया हुआ है मॉर्फिन इज़ अ मोस्ट अबंडेंट ओपिएट फाउंड इन ओपियम। ओपिएट जो है इज़ अ ड्रग ऑफ ओपियम, ठीक है। बेसिकली ओपिएट और ओपियम जो है ये ड्रग ही है। तो जो ये मॉर्फिन है ये आखिर बनती कहाँ से है, ये कहाँ से आती है? तो द ड्राइड लेटेक्स एक्सट्रैक्टेड बाय शैलोली स्कोरिंग द अनराइप सीड पॉड्स ऑफ द पेपावर्स सोमनीफेरम पॉपी। तो ये हम कहते हैं कि ये जो पत्ते हैं, जैसे पत्ते जो हैं वो किसके हैं, पेपावर सोमनीफेरम। ये एक प्लांट की स्पीशी है, फ्लावरिंग प्लांट की। उसके जो सीड पॉड्स हैं उनको ड्राई करके वहाँ से ये बेसिकली एक्सट्रैक्ट की जाती है। तो ये जो पेपावर सोमनीफेरम पॉपी है इसको कॉमनली जो है वो पेपावर पॉपी भी बोलते हैं। मॉर्फिन जो है ये वाज द फर्स्ट एक्टिव प्रिंसिपल प्योरीफाइड फ्रॉम अ प्लांट सॉल एंड इज़ वन एट लीस्ट 50 अल्कोलाइड्स ऑफ सेवरल डिफरेंट टाइप्स प्रेजेंट इन ओपियम। उसके अलावा अगर बात करें मॉर्फिन की तो ये जो है ये फर्स्ट एक्टिव प्रिंसिपल प्योरीफाइड, यानी कि ये पहली एक्टिव ड्रग है जो कि किसी प्लांट सोर्स से ली गई और इसमें तकरीबन 50 डिफरेंट टाइप्स के अल्कोलाइड पाए जाते हैं। अगर हम बात करते हैं मॉर्फिन की तो मॉर्फिन जो है ये एनाल्जेसिक ड्रग है, यानी कि मॉर्फिन को ओपियोइड एनाल्जेसिक ड्रग भी कहा जाता है। मॉर्फिन में हाई पोटेंशियल होता है फॉर एडिक्शन, टॉलरेंस एंड साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस, ठीक है। जो भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स वगैरह हैं या भी कोई टॉलरेंस है उसके लिए जो है इसमें हाई पोटेंशियल होता है। उसके अलावा जो है ये फिजियोलॉजिकल डिपेंडेंस भी है और इसको सेवरल मंथ्स लगते हैं ये चीज़ें डेवलप होने में। मॉर्फिन जो है वो फर्स्ट आइसोलेट हुई थी 1804 में और एक फ्रेडरिक सर्टर्नर साइंटिस्ट था जिसने इसके बारे में बताया था, विच इज़ जनरली बिलीव टू बी द फर्स्ट एवर आइसोलेशन ऑफ अ नेचुरल प्लांट अल्कलाइड इन हिस्ट्री। पूरी हिस्ट्री में अगर देखा जाए तो ये पहली ड्रग है जो कि किसी नेचुरल प्लांट से आइसोलेट की गई। सर्टर्नर जो है इसने ओरिजिनली नेम्ड द सब्सटेंस मॉर्फियम आफ्टर द ग्रीक गॉड ऑफ ड्रीम्स मॉर्फियस। तो इसका जो नाम है वो मॉर्फियस से जो था सर्टर्नर जिसने इसको आइसोलेट किया था फर्स्ट टाइम, उसने इसको ग्रीक वर्ड जो है मॉर्फियस वहाँ से इसको नाम दिया था मॉर्फियम का। और वो किस चीज़ को देखते हुए दिया था, फॉर इट्स टेंडेंसी टू कॉज स्लीप, ठीक है। इसमें इतनी टेंडेंसी थी कि इससे नींद आती थी। अगर इसकी केमिस्ट्री की बात की जाए, इसका केमिकल फार्मूला जो है ये क्या है कि मॉर्फिन इज़ बेंजीलोस्क्विनोलीन अल्कलाइड। ये इसके फार्मूला को कहा गया है विद 2 एडिशनल रिंग क्लोयर इट हैज़। अब आपने इसमें जो रिंग्स है ना इसके नाम आपने याद रखने हैं। एक ए रिंग है, ये आप लोग लिख लें, ठीक है। यहाँ पे ए रिंग जो है वो बेंजीन रिंग है,
जो इसका बी और सी रिंग है, यहाँ पर एक्सप्लेन भी किया हुआ है। ए रिंग जो है हम कहते हैं वो बेंजीन रिंग है, जो इसका बी और सी रिंग है वो साइक्लोहेक्सेन रिंग है। ये बी और सी रिंग क्या है, साइक्लोहेक्सेन रिंग है। ए रिंग जो है वो बेंजीन रिंग है। उसके बाद जो इसका जो डी रिंग है वो है पेपरिडीन रिंग। डी रिंग इज द पेपरिडीन रिंग। नेक्स्ट ई रिंग। ई रिंग इज द टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन रिंग। ई रिंग जो है वो टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन होगा, ठीक है। उसके अलावा ये डाई हाइड्रोक्सीफ्यूरॉन रिंग भी हो सकता है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन भी रिंग भी हो सकता है। नेक्स्ट आगे बताया हुआ है बी और सी रिंग जो है ये क्या है, ये फिनेंथ्रीन रिंग सिस्टम है। इसमें एक कन्फर्मेशनल फ्लेक्सिबिलिटी होती है, यानी कि बी और सी रिंग में जो है इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि इसमें कोई चेंज हल्के सा किया जा सकता है। अब इसकी बात करें, 2 हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप हैं यहाँ पर जो कि C3 और C6 पर मौजूद होते हैं। और वो 2 हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप हमने पहले भी बात की पिछली स्लाइड में कि जो C3 है वो फिनोलिक है और जो C6 है वो एलाइलिक है, ठीक है। एंड ईथर लिंकेज बिटवीन C4 एंड C5। उसके अलावा यहाँ पर ये जो है ये हमारे पास ईथर लिंकेज है, ईथर ब्रिज भी इसको बोलते हैं। ये हमारे पास C4 है और ये वाला हमारे पास C5 है। यहाँ पे लिखते हैं ये वाला जो है ये C5 है और ये वाला 4 है और इसके दरमियान में ये ऑक्सीजन जो है ये क्या है, ये ईथर लिंकेज है। नेक्स्ट अनसैचुरेशन बिटवीन C7 एंड C8। उसके बाद जो हमारे पास ये C वाला है रिंग, इसमें अनसैचुरेशन है, यानी कि इसमें एलिसाइक्लिक अनसैचुरेशन लिंकेज है या अनसैचुरेशन लिंकेज है 7 और 8 के दरमियान में, ठीक है। यहाँ पे ये 7 और 8 जो है उसके दरमियान में जो है ये लिंकेज है, अनसैचुरेशन। उसके बाद बात करते हैं अब बेसिक 3 अमाइनो फंक्शन एट पोजीशन 17। उसके अलावा इसकी जो 17 पोजीशन है वहाँ पर अमाइन फंक्शनल ग्रुप है। इसकी जो 17 पोजीशन है वहाँ पर अमाइन फंक्शनल ग्रुप है। 5 सेंटर्स ऑफ कायरलिटी। अब इसमें 5 सेंटर्स ऑफ कायरलिटी के बारे में बताया हुआ है कि इसमें 5 सेंटर्स हैं जो कि क्या करते हैं, कायरलिटी शो करते हैं। वो ये आपने 5 सेंटर्स के बारे में याद रखना है, C5, C6, C9, C13 एंड C14। ये जो है ये 5 सेंटर जो हैं ये कायरलिटी को शो करते हैं। विद morphine exhibiting a high degree of stereoselectivity of analgesic action। अब ये कायरलिटी क्या चीज़ है? अब ये जो कायरलिटी है इसमें 5 कायरल स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं। कायरलिटी का मतलब है कि इसमें 5 स्ट्रक्चर्स मौजूद है और वो आपस में फ्यूज्ड हुए हैं और हर किसी ये जो 5 स्ट्रक्चर्स हैं यहाँ पे वही 5 स्ट्रक्चर्स के बारे में लिखा हुआ है जो कि सिंगल बॉन्ड के साथ है। अगर डबल बॉन्ड, जैसे यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है तो इनके दरमियान में नहीं है, ये सिंगल बॉन्ड के दरमियान में है और इसमें जो 5 रिंग्स हैं वो आपस में फ्यूज़ हुए हैं और हर रिंग के साथ, यानी कि जैसे C5 है, C5 पे हर जो है आप कह लें कि C5 से बाकी कोई रिंग आपस में जुड़ा होगा तो यहाँ पे वही नंबर्स लिखे हुए जिनके साथ कोई और रिंग जो है वो जुड़ा हुआ होता है। और कायरलिटी की वजह से, इस कायरल सेंटर की वजह से इसकी नेचर ऑप्टिकल एक्टिव है, ठीक है। इसको ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड भी कहा जाता है मॉर्फिन को। और इसको ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड इसलिए कहते हैं क्योंकि मॉर्फिन, हमने बात की, लेवो रोटेटरी है, यानी कि ये लेवो है और ये लेवो अगर ना होता तो ये किसी भी रिसेप्टर के साथ बाइंड नहीं कर सकता। इस लेवो की वजह से ये बाइंड करता है इम्यून रिसेप्टर के साथ और अगर जब ये इम्यून रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है तो ये अपनी एक्टिविटी शो करता है। अगर इसमें कायरल सेंटर ना होता तो ये ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड भी ना होता, ना ही ये लेवो होता। और लेवो नहीं होता तो फिर ये किसी भी रिसेप्टर के साथ बाइंड नहीं कर पाता और रिसेप्टर के साथ अगर ये बाइंड ना करता तो फिर ये कोई एक्टिविटी शो नहीं करता। उसके बाद SAR इसको जो है स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप को SAR इसका एब्रीवेशन है, ठीक है। SAR द फिनोल मॉइटी। अब फिनोल मॉइटी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे बताया हुआ है कि जो मॉइटी है इट इज़ यूज टू डिनोट अ पोर्शन ऑफ अ मॉलिक्यूल विच मे बी अ फंक्शनल ग्रुप। मॉइटी बेसिकली हम उसे कहते हैं कि जो किसी भी मॉलिक्यूल में
उस पोर्शन को डिनोट करता है जो कि फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, ठीक है। जैसे कि हमने ये ओ और आर की बात की, यहाँ पे अगर तो मॉर्फिन होगा तो ओ एच होगा, और अगर तो कोडीन होगा तो यहाँ पे उसकी जगह पे कुछ और होगा, ठीक है। CH3 की हमने बात की थी। अब यहाँ पे फिनोल मोइटी में यहाँ अच्छा, उससे पहले मैंने आपको ये चीज़ बतानी है कि अगर तो स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप है तो ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आपको मॉर्फिन का पूछा जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि SAR ऑफ फिनोल लिखें, सॉरी फिनोल नहीं मॉर्फिन लिखें कि स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप क्या है मॉर्फिन का। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। अब स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप होता क्या है कि इसमें जैसे हमने ये इतना बड़ा जो ये पढ़ा है, इसका फार्मूला मॉर्फिन का स्ट्रक्चर जो देखा है, ये आपको स्ट्रक्चर आना चाहिए, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर है इसका बेसिकली आप इसको तोड़ते हैं, SAR में इसको तोड़ के हर किसी का स्ट्रक्चर जो है इसको आपने तोड़ना है और उसके केमिकल रिएक्शंस देखने होते हैं। कंपाउंड में हर किसी का केमिकल रिएक्शन क्या है, हर किसी की वो कितना एसेंशियल है, अगर उसकी जगह कुछ और आ जाए तो वो इसकी एक्टिविटी को रोकेगा या नहीं रोकेगा। तो ये चीज़ें सारी स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप में देखी जाती हैं। तो अब यहाँ पे फिनोल मोइटी में बताया है यहाँ पे कि आर की जगह अगर मॉर्फिन हम यहाँ पे आर की जगह H रखते हैं, आर की जगह ME रख रहे हैं, तो यहाँ पे ये जो कोडीन है, अगर यहाँ पे कोडीन की जगह हम ME रख रहे हैं, जैसे हमने वहाँ पे CH3 की बात की थी, अब यहाँ पे ME अगर हम रखते हैं, रिप्लेस करते हैं, तो कोडीन जो है वो 20% एक्टिव हो जाएगी, ठीक है, इंजेक्टेड पेरिफेरली, और 0.1% एक्टिव होती है अगर हम उसको ब्रेन में इंजेक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिनोल मोइटी में बताया हुआ है कि अगर आर की जगह AC रखते हैं, जैसे हमारे पास 3 एसिटाइल मॉर्फिन है, तो ये एक्टिविटी को डिक्रीज़ कर देता है, ठीक है। ये क्या करता है, एसिटाइल मास्क कर देता है पोलर फिनोल ग्रुप को, जैसे यहाँ पे इसने मास्क कर दिया, छुपा दिया फिनोल ग्रुप के एक्शन को। उसके अलावा ये क्या करता है, ये ब्लड ब्रेन बैरियर को मोर इजीली क्रॉस कर सकता है, जितने भी बैरियर्स होते हैं उनको आसानी से क्रॉस कर सकता है, और जो है एसिटाइल ग्रुप है वो भी ब्रेन में हाइड्रोलाइज हो जाता है, ठीक है, और मॉर्फिन बनाता है, ठीक है। और यानी कि एसिटाइल ग्रुप हाइड्रोलाइज होता है ब्रेन में और क्या कर रहा है, आगे मॉर्फिन बना रहा है। उसके अलावा अगर यहाँ पर हम कह रहे हैं RME हेट्रोकोडीन, तो यहाँ पे ये इन्होंने बताया हुआ है कि इसकी जगह हम ये भी रख सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि अगर यहाँ पे मॉर्फिन होगा तो OH है, अगर हमारे पास हाइड्रोमॉर्फिन होगा तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होगा, अगर हमारे पास डेजोमॉर्फिन होगा तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह होगा। तो ये हमारे पास 6 अल्कोहलिक स्ट्रक्चर है। एक्टिविटी इंक्रीज ड्यू टू रिड्यूस्ड पोलैरिटी, एक्टिविटी इंक्रीज होती है जब पोलैरिटी रिड्यूस होती है। उसके अलावा कंपाउंड्स क्रॉस कर जाते हैं ब्लड बैरियर से आसानी से, और 6OH जो है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, जिसकी 6 पोजीशन पे OH है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है उसकी बाइंडिंग के लिए, लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये वाला OH है जो कि इसकी स्टार्ट पे है। अब यहाँ पे 6 अल्कोहल और फिनॉल के बारे में बताया हुआ है, ठीक है, कि हमारे पास यहाँ पे अगर आर की जगह AC है यानी कि हीरोइन है, तो ये इसकी एक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है इसकी लिपिड सॉल्युबिलिटी को, और जो हीरोइन है वो क्रॉस कर देता है ब्लड ब्रेन बैरियर को बहुत क्विकली। एसिटाइल ग्रुप भी हाइड्रोलाइज कर देता है ब्रेन में, और फिर वो मॉर्फिन को जनरेट करना शुरू कर देता है, और इससे इंटेंस यूफोरिक इफेक्ट्स होना शुरू हो जाते हैं। अब ये इसकी समरी है स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप की, कि अगर यहाँ से ये आप लोग, अगर वो आपको नहीं इतना याद होता तो आप लोग ये लाजमी याद करें कि ये हमारे पास OH है, ये रिमूवल ऑफ OH, अगर यहाँ से OH को रिमूव कर दिया जाए तो इसकी ये क्या करता है, ये एक्टिविटी को रिड्यूस कर देता है, ठीक है। अगर यहाँ पे ये जो अब मैं यहाँ पे आपको ये चीज़ें कुछ बताऊँगी तो ये आपने स्ट्रक्चर के साथ लिख लेनी है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो OH है ना, ये क्या करता है कि ये बहुत ज़्यादा असेंशियल है किसी भी अपॉइड एनाल्जेसिक के लिए। ये जो OH है इसकी 3 पोजीशन पे, ये अब यहाँ पे आपने ये स्ट्रक्चर जो है इसको ये वाला स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। इसके ऊपर बाकायदा उन्होंने नंबरिंग लिखी हुई है। अब ये इसकी 3 पोजीशन पे OH है, ये बहुत ज़्यादा असेंशियल है, और ये क्या है, ये अगर इसको रिप्लेस कर दिया जाए तो ये एक्टिविटी रिड्यूस हो जाएगी। उससे पहले वाली स्लाइड में नंबरिंग वगैरह नहीं दी हुई थी, लेकिन यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन है क्योंकि ये समरी है सारे स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप की। उसके बाद अब यहाँ पे ये जो हमारे पास O है, ये जो हमारे पास O है, ठीक है,
ये यहाँ पे जो ओ लिखा हुआ है इसकी 4th और इसकी 5th वाली पोजीशन पे, ठीक है। तो ये क्या है कि अगर इस ओ को आप रिमूव कर लें, रिमूवल इंक्रीज्ड एक्टिविटी, तो अगर इसको रिमूव कर दिया जाए तो इसकी एक्टिविटी फिर भी वैसे ही रहेगी और इंक्रीज्ड हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आगे हम देखते हैं यहाँ पे 6 पोजीशन पे ये OH है। अब इसकी जो 6 पोजीशन पे OH है ये क्या करता है, ये ऑक्सीडेशन है कपल्ड विद रिडक्शन ऑफ 7-8C इंक्रीज्ड एक्टिविटी, एसाइलेशन इंक्रीजेस एक्टिविटी। इस OH की वजह से ये ऑक्सीडेशन करता है और इसकी इंक्रीज एक्टिविटी होती है। अगर हम यहाँ पे इसके जो है OH पोजीशन, अब यहाँ पे अगर हम OH को जो है हाइड्रोजन के साथ अगर फॉर एग्जांपल लिख देते हैं तो भी इसकी एक्टिविटी जो है वो इंक्रीज़ होती है, ठीक है। यानी कि अब यहाँ पे हमने बात की कि ये वाली जो चीज़ है ना, यहाँ से अगर OH को रिमूव कर दिया जाए तो एक्टिविटी रिड्यूस होगी, लेकिन यहाँ पे ये हमने पहले भी पढ़ा 6 पोजीशन पे जो OH है ये इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता बाइंडिंग पे, ठीक है। इसकी वजह से एक्टिविटी रिड्यूस नहीं होती, इंक्रीज़ होती है। अब यहाँ पे आ गया, आपने एक और चीज़ याद रखनी है इसके N एटम की, नाइट्रोजन एटम की। नाइट्रोजन एटम, ये जो नाइट्रोजन एटम है ये बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, ठीक है। ये इसके कार्बन नंबर 16 है। यहाँ पे ये नाइट्रोजन एटम, ये एक जो है ये भी एक, ये जो यहाँ पे इस तरह करके आपको लाइन नज़र आ रही है ना, ये जो है ये क्या है, ये एक रिंग है, ये वाला ये एक रिंग बना हुआ है, ठीक है। और ये जो यहाँ पे नाइट्रोजन है ये बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। अगर इस नाइट्रोजन की जगह CH3 लगा दिया जाए, मतलब इसके साथ अगर हम N के साथ लगा देते हैं CH3 लगा देते हैं तो ये जो है अच्छा इफ़ेक्ट देगा, ठीक है, एगोनिस्ट इफ़ेक्ट देगा। लेकिन अगर इस नाइट्रोजन की चेन्स बहुत लंबी कर दी जाए, इस तरह करके इसकी चेन्स लंबी कर दी जाए, कोई बॉन्ड वगैरह साथ लगा दिया जाए, तो ये जो है सही काम नहीं करेगा, ये एंटागोनिस्ट के तौर पर काम करेगा। लेकिन अगर N के साथ CH3, जैसे यहाँ पे N के साथ CH3 लगा हुआ है, तो ये एगोनिस्ट यानी कि ये सही काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ें आपने याद रखनी है। उसके बाद आपने जो है यहाँ पे एक और चीज़ याद रखनी है। ये देखें यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि NCH2CH2 ये इंक्रीज़ करता है एक्टिविटी को, लेकिन अगर इसकी चेन लंबी कर दी जाए, दरमियान में कोई डबल बॉन्ड लगा दिया जाए, तो ये जो है एंटागनिस्ट के तौर पर काम करेगा। उसके बाद अगर यहाँ पर ये जो OH है इसकी अगर बात की जाए तो ये OH, अगर इसी जगह हम OH लगाते हैं तो एक्टिविटी इंक्रीज़ करता है, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास इसकी जो C रिंग है, यहाँ पे जैसे भी यहाँ पे CB जो रिंग है वो मेंशन नहीं किया हुआ, लेकिन जो इसका C रिंग है जहाँ पे है हमारे पास OH, एक मिनट मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ। चलें जी, ये जो C है, ठीक है, यहाँ पे ये जो C रिंग है 6 पोजीशन पे ये जो OH अटैच है, ठीक है। अगर यहाँ पे OH की जगह डबल बॉन्ड करके ऑक्सीजन लगा दिया जाए तो ये एक्टिविटी को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ये जो ये जो डबल बॉन्ड लगाया नहीं जाए, डबल बॉन्ड रिमूव कर दिया जाए। जैसे यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है ना, तो अगर हम इस डबल बॉन्ड को रिमूव करके इसकी जगह अगर हम ऑक्सीजन लगा देते हैं तो इसकी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। चलिए जी, ठीक है, ये इसकी समरी हमने पढ़ ली है। अब यहाँ पे हमने बात करनी है इसके यूजेस की। तो ये इसके यूजेस की अगर बात करें तो इट रिलीफ ऑफ पेन कास्ड बाय हार्ट अटैक आर मायोकार्डियल इन्फेक्शन। अब अगर कोई हार्ट अटैक जो है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन जो है, ये हार्ट अटैक को ही कहा जाता है, ठीक है। तो ये उसके लिए रिलीफ के तौर पे काम करता है कि जो पेन है उसको रिलीफ के तौर पे भी काम किया जाता है, क्योंकि ये जो भी हम मेडिसिन यूज़ करते हैं इसमें कुछ ना कुछ ड्रग्स का भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, एज एंटीबायोटिक्स भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये वो थोड़ी मिकदार होती है, ये नहीं कि उसको बाकायदा आप कोई भी नशावर चीज़ दे दी जाती है, लेकिन वो ऐसा नहीं, वो किसी और प्रोसेस से वो मेडिसिन बनती हैं। उसके अलावा अगर आपकी बोन में बहुत ज़्यादा पेन हो, आपकी जो जॉइंट पेन हो, यानी कि आपके जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द हो, या आपको सिकल सेल क्राइसिस हो, तो भी ये एज अ रिलीफ काम करती हैं। यानी कि ये दर्द को कम करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं ड्यूरिंग और आफ्टर सर्जरी। उसके अलावा कोई भी एनेस्थेसिया जो है, जनरल एनेस्थेसिया हो, तो उसको भी ये
उस पेशेंट को भी ये दी जाती है, ठीक है। ये और सीडेट हम बोलते हैं कि उसको काम रखने के लिए, उसको एज अ स्लीपिंग आप कह लें कि कुछ मेडिसिन से नींद आ जाती है ना, तो बिल्कुल सीडेट ऐसा ही है कि अ स्टेट ऑफ काम और अ स्टेट ऑफ काम और अ स्लीप। तो इस तरह की जो सिचुएशन होती है उसे हम सीडेशन बोलते हैं। उसके अलावा जो कफ सप्रेसेंट इन केस वेयर काफ़ी सवेयर इनफ, और कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा खांसी होती है सवेयर किस्म की, तो उनको भी ये एज अ मेडिसिन दी जाती है, उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। अगर हम बात करते हैं मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन की, तो ये ओपियाइड रिसेप्टर्स के तौर पे काम करते हैं। ओपियाइड रिसेप्टर्स का मैंने भी आपको बताया है क्योंकि इसमें कायरल सेंटर मौजूद है, उन कायरल सेंटर की वजह से ये रिसेप्टर्स के साथ बाइंड कर सकती है, जिसकी वजह से इनकी एक्टिविटी इंक्रीज़ होती है, ठीक है। मॉर्फिन बाइंड ओपियाइड रिसेप्टर, मॉलिक्यूलर सिग्नल एक्टिवेट्स द रिसेप्टर टू मेडिएट सर्टेन एक्शंस, ठीक है, मैंने आपको बात बता दी है। उसके अलावा इसमें 3 इंपॉर्टेंट ओपियाइड रिसेप्टर्स होते हैं, और अब वो 3 इंपॉर्टेंट रिसेप्टर्स कौन से हैं, ये हैं, ठीक है। अब एक तो है म्यू रिसेप्टर, या इसको इस तरह हम लिखते हैं यू, जिस तरह होता है ना इस तरह, तो ये है म्यू रिसेप्टर्स। अब इसके सब टाइप्स होते हैं इस रिसेप्टर के भी, म्यू1, म्यू2, म्यू3 रिसेप्टर। ये कहाँ पर मौजूद होते हैं, ये ब्रेन सिस्टम और थैलमस में मौजूद होते हैं। और ये क्या करते हैं, ये पेन रिलीफ के तौर पे काम करते हैं, एसिडेशन और यूफोरिया के तौर पे काम करते हैं। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो या कॉन्स्टिपेशन होती है किसी को बहुत ज़्यादा, तो उसके लिए भी इस्तेमाल होते हैं। फिजिकल डिपेंडेंस के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा जो के रिसेप्टर है, जिसको कापा रिसेप्टर बोलते हैं, ये लिम्बिक सिस्टम में मौजूद होता है या फिर फोर लिम्ब में मौजूद होता है। और इसको कहा जाता है क्योंकि ये रिसेप्टर लिम्बिक सिस्टम पार्ट या फोर ब्रेन में मौजूद होता है, तो इसे हम कहते हैं डायसेफेलॉन, ठीक है। ब्रेन सिस्टम में और स्पाइनल कॉर्ड में मौजूद होता है, और इसकी वजह से भी पेन रिलीफ, सिडेशन, लॉस ऑफ ब्रेथ और डिपेंडेंस के तौर पे ये करता है काम। मेन जो सब में हमने पढ़ा है वो पेन रिलीफ सब में ही पढ़ा है। उसके अलावा जो इसका एक और रिसेप्टर है डेल्टा रिसेप्टर, जिसको इस तरह लिखते हैं। ये रिसेप्टर जो है ये वाइडली ब्रेन में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, स्पाइनल कॉर्ड में, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में फैला हुआ है। इसकी स्टिमुलेशन की वजह से जो है एंटी डिप्रेसेंट इफेक्ट काज करता है। उसके अलावा ये क्या करता है, ये रेस्पिरेटरी डिप्रेशन भी काज करता है। अब हम बात करते हैं एडीआर। एडीआर जो है ये होता है एडवर्स ड्रग रिएक्शन। एडीआर एडवर्स ड्रग रिएक्शन, यानी कि ये अब यहाँ पे इस ड्रग के रिएक्शंस की अगर हम बात करें तो वो क्या रिएक्शंस हैं जो इस ड्रग से होते हैं। फर्स्ट इज़ द डिजीजीनेस। अब एक तो है डिजीजीनेस यानी कि चक्कर आना, ठीक है, ड्रॉजीनेस है। उसके बाद आगे नोज़िया, वॉमिटिंग, स्टमक पेन, क्रैम्प्स, ये सारे इसके रिएक्शंस है। क्रैम्प्स जो है इसमें क्या होता है कि पेनफुल आप कह लें, आपके जो मसल्स जो है उनमें कंट्रैक्शन होती है, खिंचाव पड़ता है आपके मसल्स में, पट्टे खींचते हैं, ठीक है, वो क्रैम्प्स होते हैं। इसके अलावा डायरिया, लॉस ऑफ एपिटाइट, भूख नहीं लगती, वेट लॉस हो जाता है, मुंह बहुत जल्दी खुश्क हो जाता है, ड्राई माउथ रहता है, स्वेटिंग होती है, वीकनेस हो जाती है, हेडेक होती है। उसके अलावा जो है एगिटेशन हो जाती है। एगिटेशन जो है ये जहनी बेचैनी होती है, यानी कि इनर टेंशन, रेस्टलेसनेस की कंडीशन होती है। इसके अलावा नर्वसनेस होती है, मूड चेंज होना शुरू हो जाता है, ठीक है, मूड चेंजेस, हर मिनट बाद मूड चेंज हो जाता है, और हर वक्त कन्फ्यूजन रहती है, ठीक है। तो ये सारा मॉर्फिन के ड्रग के असर हैं। अब हमारा मॉर्फिन वाला टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया है।